अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि कनाडा आने के लिए या पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में जाने के लिए जो हम एक टेस्ट देते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट का, जिसका नाम होता है आइल्स। तो उस टेस्ट के लिए आप में से बहुत सारे लोगों की क्वायरीज आ रही थी कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या तरीक़ाकार होता है और 7+ बैंड्स लेने के लिए उसका क्या तरीका है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं आइल्स के बारे में, इसकी पूरी डिटेल और वो तरीके कि हम किस तरह से आइल्स में बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हैं, तो आज की वीडियो लाजमी एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ना सिर्फ कनाडा आने के लिए बल्कि दुनिया में कहीं भी अगर आप जा रहे हैं और आप आइल्स का टेस्ट दे रहे हैं, चाहे वो जनरल आइल्स का टेस्ट है या वो एकेडमिक आइल्स का टेस्ट है, तो आज की वीडियो लाजमी एंड तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जो इस इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइल्स बेसिकली क्या है? आइल्स हमारी लैंग्वेज असेसमेंट का एक टेस्ट होता है जो कि कंट्रीज़ रिक्वायर करती हैं। जब पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से, किसी नॉन इंग्लिश कंट्री से कोई भी इंसान आ रहा होता है, तो यूनिवर्सिटीज़ उसकी इंग्लिश को चेक करने के लिए आइल्स का स्कोर रिक्वायर करती हैं। और इसी तरह जब हम इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कंट्री जो है वो चेक करती है कि हमारा लैंग्वेज लेवल कितना है। और कुछ ख़ास ऐसे वीज़ाज़ होते हैं जिसमें आइल्स का स्कोर बता दिया गया होता है कि एटलीस्ट इतना होगा तो हम आपको आने देंगे, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं इस प्रोग्राम को हासिल करने के लिए। तो जिस तरह से कनाडा के लिए हमने अप्लाई किया था, हमारा फेडरल स्किल वर्कर जो कैटेगरी थी एक्सप्रेस एंट्री में, हमने उसमें अप्लाई किया था और उसमें आइल्स का स्कोर चाहिए था 8777 मेन एप्लीकेंट का। तो उसके लिए हमने आइल्स की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो फ्रेंड्स, आइल्स में क्या होता है बेसिकली? आइल्स में 4 मॉड्यूल्स होते हैं बेसिकली: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, ये 4 मॉड्यूल्स हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसके मॉड्यूल की, जो कि है लिसनिंग मॉड्यूल। लिसनिंग में अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 8 बैंड्स रिक्वायर्ड हैं, बाकी सब में 7 हो मगर लिसनिंग में 8 हो। और लिसनिंग जो मॉड्यूल है आइल्स का, वो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि वो इजी है कि उसकी प्रैक्टिस इजी होती है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसमें सिर्फ हमने सुनना होता है एक ऑडियो को और अपने आंसर साथ साथ जो है वो मार्क करने होते हैं। तो लिसनिंग के मॉड्यूल में ये होता है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑनलाइन आइल्स की, आपके जो ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल होते हैं, आप उस पर जाएं और साथ साथ उसमें ऑडियो होती है, साथ साथ आपको आंसर्स को मार्क करना होता है। उसमें सिंपल कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 लोग इंग्लिश में आपस में बात कर रहे हैं और हमने उनकी बात को बहुत गौर से सुनना है और साथ साथ उसी से रिलेटेड हमें फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs और इस तरह के जो मैचिंग वाले आंसर्स होते हैं ये करने होते हैं अटेम्प्ट साथ साथ। हमें एडिशनल टाइम नहीं मिलता कि हम दोबारा से वो ऑडियो सुन सकें और फिर उन आंसर्स को हम मार्क करें। तो इसलिए उसी टाइम के अंदर अंदर, अगर हाफ एन आवर का पूरा लिसनिंग है तो उसी हाफ एन आवर के अंदर अंदर ही साथ साथ हमने मार्क करना है, हमें एडिशनल टाइम नहीं दिया जाता। तो उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितनी ज़्यादा आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्चुअली इंग्लिश की लिसनिंग भी इम्प्रूव होगी। आइल्स का बेनिफिट एक ये है कि जब भी हम आइल्स की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें एक्चुअली हमारी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव हो रही होती है। वो सिर्फ टेस्ट की हद तक नहीं होता, वो हमें प्रैक्टिकली भी इंग्लिश हमारी ठीक कर रहा होता है आइल्स की जो प्रैक्टिस होती है। तो लिसनिंग टेस्ट में आपने बस बहुत ज़्यादा गौर से उसकी बात को सुनना होता है जो वो इंग्लिश में बोल रहे होते हैं और अपने आंसर्स को मार्क करना होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो वही वर्ड बोल रहे हों जो हमें फिल इन द ब्लैंक में या MCQ में या जो भी क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है। बाज़ दफ़ा हमने उसके कॉन्टेक्स्ट पे फोकस रखना होता है और फिर आंसर करना होता है। तो हमें एग्जैक्ट वो वर्ड्स नहीं मिलेंगे उनकी कॉन्वर्सेशन में जो हमने एक्चुअली आंसर में मेंशन करने हैं। तो इसलिए हमने एक्चुअली, अगर किसी को इंग्लिश आती है तभी वो उस बात को समझ सकता है और उसको फिर सही तरह से आंसर कर सकता है। वो बातों को घुमा फिरा के भी करते हैं, ट्रिकी बना देते हैं, मुश्किल कर देते हैं, लेकिन हम जितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ हमसे खुद से सही होने लग जाती है।
तो फ्रेंड्स, ये लिसनिंग की मैंने बात की, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया कि लिसनिंग का मॉड्यूल किस तरह से होता है। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप फिल इन दी ब्लैंक्स होता है, फिर यूजुअली MCQs और मैचिंग वाले आंसर्स होते हैं, और लास्ट में फिर एक फिल इन दी ब्लैंक्स का बड़ा 10 मार्क्स का एक आता है पार्ट उसका। तो ये पूरा ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का एक पेपर होता है जो लिसनिंग का हमें अटेम्प्ट करना होता है। अच्छा, लिसनिंग के बाद हम आ जाते हैं दूसरे मॉड्यूल पे, जो कि है रीडिंग। रीडिंग में बेसिकली क्या होता है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन होता है, एक पैसेज होता है, उससे से रिलेटेड क्वेश्चंस फिर हमें करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, रीडिंग में पहले एक होता था, हम स्कूल में कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेजेस किया करते थे। हम पूरा पैसेज रीड करते थे, उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ते थे और फिर उसके आंसर्स ढूंढते थे और लिखते थे। आइल्स के अंदर हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, और आपके पास 4 रीडिंग के पैसेजेस होते हैं, 3 या 4 होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, किसी में 3 किसी में 4। तो जो वो पैसेजेस हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। यूजुअली जो लास्ट पैसेज होता है एकेडमिक आइल्स का और उसका जनरल का भी, इवन जो लास्ट पैसेज है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और बहुत टाइम टेकिंग होता है। यूजुअली उसके लिए आधा घंटा हमें रख लेना चाहिए। तो उसमें इतना टाइम नहीं है कि हम पहले पूरा पैसेज रीड करें और फिर क्वेश्चंस की तरफ आए। उसमें करना ये है कि आपने पहले क्वेश्चन रीड करना है और फिर पैसेज को रीड करें। क्वेश्चंस हमेशा सीक्वेंस में आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो उस पैसेज के फर्स्ट पार्ट में ही कहीं उसका आंसर छुपा हुआ होगा। तो ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने उन क्वेश्चंस के आंसर्स इसी तरह करने हैं कि टाइम भी बचाना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आंसर ढूंढना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आंसर ढूंढना है। और यूजुअली जो एंड में क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे होते हैं जो बीच में से कहीं से भी आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी मेन चीज़ है प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आप फर्स्ट वीक प्रैक्टिस करेंगे आपको टफ लगेगा, आपको लगेगा ये पता नहीं क्या है, क्योंकि हमने यूजुअली एक चीज़ नहीं की होती। हमारा माइंड का पैटर्न रीडिंग के हवाले से उस तरह सेट नहीं होता। इट्स नेचुरल, हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हो सकता है किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है ऑलरेडी, लेकिन उसको भी रीडिंग में मे बी प्रॉब्लम फेस करना पड़े, किसी एक मॉड्यूल में मे बी प्रॉब्लम फेस करना पड़े, क्योंकि ये हमारे दिमाग की एक सलाहियत को, एक उसकी रेडीनेस को बढ़ाने के लिए होती है कि प्रैक्टिस। तो लैंग्वेज से भी ज़्यादा हमारी स्किल्स इंप्रूव हो रही होती हैं, रीडिंग की स्किल इंप्रूव हो रही होती है। तो फर्स्ट वीक में मे बी स्लो हो जाए, सेकंड वीक में और बेहतर स्पीड हो जाए, थर्ड में और फास्ट स्पीड हो जाए। तो स्टार्टिंग डेज में अगर हम रीडिंग टेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम 1 घंटे का अपने आप को टाइम दें। हम इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए भी कर सकते हैं, ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। बेहतर यही रहता है कि आप शुरू में अपने आप को अनलिमिटेड टाइम दें और बहुत टाइम लगाकर गौर फिक्र करके सही आंसर की तरफ आएँ। मे बी आपको 2 घंटे लग जाएं, 2.5 घंटा लग जाए, आप फिर जाके टेस्ट कंप्लीट करें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप नोट करेंगे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लग जाएगी। फिर जब आपके आइल्स के डेज करीब आएंगे तो उस टाइम पे आप जल्दी उसकी प्रैक्टिस, अपना टाइमर लगा के 1 घंटे का और फिर करेंगे, तो इवेंचुअली आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि आप मिस्टेक्स के बगैर जो है वो उसको पूरा कर सकें। क्योंकि टेस्ट पूरा करना बहुत ज़रूरी है। हम पूरा पैसेज एक नहीं छोड़ सकते टेस्ट में, वो तो हमारे बहुत सारे मार्क्स फिर उसमें जो है वो कट हो जाएंगे। तो इसलिए ये रिस्क हम नहीं ले सकते। तो ये था जी रीडिंग का मॉड्यूल। अब हम बात करते हैं राइटिंग के मॉड्यूल की। तो राइटिंग मॉड्यूल में 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है 150 वर्ड्स का पैसेज होता है और एक 250 वर्ड्स का होता है, वो एस्से होता है। तो जो 150 का होता है वो एकेडमिक में यूजुअली इस तरह का होता है कि कोई मैप है या कोई ग्राफ है या कोई डायग्राम है, उसको एक्सप्लेन करना है या 2 को आपस में कंपेयर करना है। और जो जनरल में होता है यूजुअली वो होता है कोई लेटर, इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल। और इसके अलावा जो एस्से होता है वो एक स्टेटमेंट होती है। उसमें ये होता है कि डू यू एग्री और डिसएग्री, या फिर उसमें डिफरेंट उसकी वैरायटीज होती हैं। ओपिनियन मांगा होता है बाज़ दफ़ा कि एक ख़ास स्टेटमेंट है और उसके आगे उसका ओपिनियन मांग लिया कि आपके ख्याल में ये बात सही है कि गलत है। इस तरह के एसेज होते हैं। तो इसमें जो 150 वर्ड्स वाला होता है उसके लिए हमें चाहिए टोटल 1 आवर ही हमें टाइम मिलता है। उस 150 वाले पैसेज के लिए हमें चाहिए कि हम 15 मिनट्स में उसको कंप्लीट कर लें। तो उसमें भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आप अपने आप को ज़्यादा टाइम दें, ताकि आप अपना ज़्यादा अच्छे से अच्छा लिख सकें उसके अंदर।
और आपकी इंग्लिश की मिस्टेक्स भी ख़त्म हो जाएंगी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। राइटिंग वो मॉड्यूल है जिसकी प्रैक्टिस के दौरान इट्स रिकमेंडेड कि आप उसको किसी टीचर से चेक करवाएं। बाकी सारे मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिसको आप खुद अकेले में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर राइटिंग वो मॉड्यूल है जिसको लाजमी चेक करवाना ज़रूरी होता है, ताकि आपको पता चलता रहे साथ साथ कि आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो ख़त्म हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हैं तो अब ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपकी मिस्टेक्स को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसा कि ChatGPT है, मेटा AI है, इस तरह की चीज़ें। AI के थ्रू आप अपनी मिस्टेक्स उससे अब टाइप करके अपना इससे लिखें और आपको पता चल जाएगा आपकी इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं और इनको ठीक कैसे करना है, वो भी आपको AI बता देता है। तो ये राइटिंग में इस तरह से होता है और इसकी बहुत बेतहाशा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। इंशाल्लाह ताला मैं एक एक मॉड्यूल पे अलग वीडियो बना के इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। इसके अलावा जो 4th मॉड्यूल होता है वो होता है स्पीकिंग का। स्पीकिंग का टेस्ट हमेशा से अलग होता है। ये जो 3 मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, इनका टेस्ट हमेशा अलग होता है, एक ही दिन में हो जाता है। और जो स्पीकिंग टेस्ट है वो अलग से होता है, उसमें हमारी डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन हो रही होती है किसी एग्जामिनर के साथ जो हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं। वो हमसे जनरल किस्म के क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेल अबाउट योर चाइल्डहुड फेवरेट सब्जेक्ट और अबाउट योर टीचर, अबाउट योर स्कूल, अबाउट योर सिटी, इस तरह के जनरल क्वेश्चंस होते हैं। 3 पोर्शंस होते हैं स्पीकिंग टेस्ट के। फर्स्ट में बिल्कुल जनरल इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, आपका घर कैसा है, आपका घर किस टाइप का है, आपके इलाके में घर किस तरह के होते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। फिर जो सेकंड पार्ट होता है वो क्यू कार्ड पार्ट होता है, जो जिसमें हमें 2 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और हमने खुद बोलना होता है। बीच में एग्जामिनर नहीं बोलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, हमें एक टॉपिक दे दिया जाता है और हमें कुछ सेकेंड्स दिए जाते हैं, ऑलमोस्ट 1 मिनट मिलता है, लेकिन वो भी कुछ सेकंड्स ही रह जाते हैं। हमने उसमें जल्दी जल्दी पॉइंट्स लिखने होते हैं। उस क्यू कार्ड क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हमने लिख लेने होते हैं अपने पास, और हमें फिर 2 मिनट्स का टाइम जो मिलेगा उसमें हमने वो पॉइंट्स देखकर बस बोलना है, खुद से बोलना है। कोई अचानक से एक टॉपिक आपके सामने आ जाए, अपनी माइंड की रेडीनेस को बढ़ाना होता है यहाँ पर, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है कि अगर अचानक से किसी भी टॉपिक पे मुझे बोलना पड़ जाए तो मैं चुप ना बैठी रहूं, मुझे बोलना आता हो। खुद से बाज़ दफ़ा स्टोरीज भी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ जाती हैं। और उसके बाद वो उसी से रिलेटेड जो थर्ड पार्ट है स्पीकिंग टेस्ट का, वो जो क्यू कार्ड क्वेश्चन होता है वो उसी से रिलेटेड मजीद फर्दर डिस्कशन वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर एग्जांपल मुझसे उन्होंने पूछा था कि आजकल लोग किस तरह ब्रांडिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की, ब्रांडिंग के कौन कौन से प्रोसीजर्स जो हैं वो एजेस के हिसाब से इफेक्टिव होते हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको कौन से तरीके सूटेबल, उनको अट्रैक्ट करने के लिए कौन से तरीके होने चाहिए, यंग जो पॉपुलेशन है उसको अट्रैक्ट करने के कौन से तरीके होने चाहिए। इस तरह बात से बात जैसे निकलती है, एक क्वेश्चन खत्म हुआ उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया, तो ये पूरा डिस्कशन का पार्ट होता है। ये थर्ड पार्ट होता है स्पीकिंग टेस्ट का। ये पार्ट जो है इसकी ड्यूरेशन का कोई पता नहीं होता, बाज़ दफ़ा बहुत लंबा चला जाता है, बाज़ दफ़ा बहुत शॉर्ट होता है। वो इस पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने फाइनल कर लिया है कि वो आपको कितना स्कोर देगा। अगर तो उसने फाइनल नहीं किया तो वो आपसे पूछे जाएगा, क्वेश्चन पूछे जाएगा। अगर उसको कहीं पे शक हो रहा है कि मुझे बढ़ाने चाहिए या कम करने चाहिए तो वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता रहेगा उस टाइम पे। और अगर उसको पता चल गया कि हाँ भाई इस बंदे को मैंने इतने पॉइंट्स देने हैं, तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है जी स्पीकिंग, जो कि लास्ट मॉड्यूल है। मैंने चारों मॉड्यूल्स के बारे में फ्रेंड्स आपको आइल्स का बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि आइल्स के टेस्ट के लिए अप्लाई किस तरह करते हैं, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको पता है ना कि आपने आइल्स करना है तो आप बहुत पहले ही उसको बुक करा लें। जितना जल्दी बुक कराएंगे ना आपकी एफिशिएंसी उतनी बढ़ जाएगी, और ख़ुद को ज़्यादा टाइम दें, इट्स मच बेटर। अगर आप थोड़ा टाइम देते हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ 1 महीना तैयारी करके टेस्ट देंगे तो स्कोर ज़्यादा आने के चांसेस कम होंगे। जितना ज़्यादा खुद को वक्त देंगे उतनी ज़्यादा अच्छा स्कोर आएगा। अगर आप 3 से 4 महीने तैयारी करते हैं तो बहुत हाई चांस है कि आपका 7+ बैंड आ सकता है। और वो लोग जिनका इंग्लिश का बैकग्राउंड रहा है वो भी ये ना समझें कि इट विल बी ईजी। ठीक है, ईजी होगा, यकीनन आपके लिए ईजी हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस जो है ना, स्किल्स की प्रैक्टिस है, ये हमारे ब्रेन के पैटर्न्स की प्रैक्टिस है बेसिकली। सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे आ जाती है हमारी
रेडीनेस आ जाती है कि हमने फ़ौरन कैसे आंसर्स देने हैं। ये सारी चीज़ें लैंग्वेज के अलावा भी यानी कि इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो कि प्रैक्टिस से आती हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना हाई चांस है कि आपका स्कोर ज़्यादा आएगा। उसके अलावा ये कि जब हमारा टेस्ट बुक हुआ होता है तो हमें पता होता है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर मैं आज अपना टेस्ट बुक करवा लेती हूँ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो मुझे पता है मेरे पास 3 महीने का टाइम है, मतलब 2.5 महीने का टाइम है अप्रॉक्सीमेटली, और इसी 2.5 महीने में ही मैंने जो करना है तो मैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ा दूंगी। अगर मैं श्योर नहीं होंगी कि मुझे कब टेस्ट देना है तो मेरी एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव होगी। तो अपनी श्योरिटी को, अपनी रेडीनेस को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि हम बिफोर हैंड अपना टेस्ट बुक करवा लें। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें आइल्स के टेस्ट के हवाले से जो कि बिल्कुल बेसिक हैं अभी। जो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मज़ीद इस पे डिटेल बताऊं, क्योंकि मैं आइल्स ट्रेनर रही हूं पाकिस्तान में और अभी भी मैं 1-to-1 सेशंस कर रही हूं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, और क्लासेस भी ऑफर कर रही हूँ। तो मेरा इसमें एक्सपीरियंस है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद फर्दर हर मॉड्यूल पे आप लोगों को बताऊं कि जिस मॉड्यूल में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या आइल्स के हवाले से कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि आइल्स में कुछ टिप्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल कर लेने से हमारे बहुत सारा फ़ायदा हो जाता है। हमारा स्कोर बहुत इम्प्रूव हो जाता है। जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं मालूम थी, तो मेरा स्कोर डाउन था। सिर्फ वो 2-3 ट्रिप्स मुझे जब टिप्स और ट्रिक्स पता चले तो उसी से ही मेरा स्कोर एकदम बेहतर हो गया। 4 to 5 पॉइंट्स मेरे बेहतर आने लग गए। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इन छोटी मोटी जो टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, इससे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं और हमें आसानी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, होपफुली आप में से जो लोग भी इस वक्त आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो से। और मज़ीद जो भी क्वेश्चंस हैं आप ज़रूर कमेंट्स में पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखा करें, क्योंकि ये सारी वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं जो बाहर किसी भी कंट्री में आ रहे हैं। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।